गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम फिर से प्री बोर्ड के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। यह आपका सेट नंबर 2 है। इससे पहले हमने 1 कर लिया है। इसके अलावा 3 और 4 दो आपको और करवाने हैं इंशाल्लाह, वो भी मैं जल्द से जल्द करवा दूँगी। ठीक है, तो ये उर्दू बी का रहने वाला है क्लास 10th के प्री बोर्ड के लिए। तो आप लोग इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ आपकी वन शॉट रिवीजन है, इंपॉर्टेंट राइटर्स के बारे में कुछ MCQs हैं, तो वो सब भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स दोनों में चेक कर सकते हैं। ठीक है, और सारी वीडियोस देखिए अच्छे से। और अगर आपको कोई वीडियो में कुछ डाउट होता है कुछ, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अब आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये आपका प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, ये आपका DOE की तरफ से आया है। इसमें 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है। 80 मार्क्स का होता है 10th क्लास का उर्दू बी का। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको पहला एक गैर दरसी इक़्तिबास दिया गया है, जो आपकी किताब में शामिल नहीं है। ठीक है, ये आपकी किताब में शामिल नहीं है और आपको इसे पढ़ना है। ठीक है, और इसमें पढ़ के इसके सवालों के आपको क्या करने हैं, जवाब देने हैं। तो देखिए, अगर आप यहाँ देखिए, लिखा है प्रेमचंद की पैदाइश बनारस के एक गांव लम्ही में हुई। उनका असल नाम धनपत राय था। कुनबे के लोग नवाब राय भी कहते थे। दादा गर सहाय लाल पटवारी थे और वालिद अजब लाल डाक खाने में मुंशी थे। ठीक है, यानी उनके बाप और दादा भी काफ़ी अच्छी पोस्ट पे थे। ठीक है, वालदा आनंदी देवी के मायके के लोग भी तालीम याफ्ता थे। प्रेमचंद की इब्तिदाई तालीम गांव के मदरसे से हुई। ठीक है, अब क्या हुआ, कहते हैं उनकी माँ के यानी ननिहाल वाले लोग भी काफ़ी पढ़े लिखे थे। ठीक है, और प्रेमचंद की जो इब्तिदाई तालीम है, स्टार्टिंग की जो तालीम है उनकी, वो मदरसे से ही हुई। ठीक है, मैट्रिक पास करने के बाद यानी 10वीं पास करने के बाद 1899 में बनारस के करीब चिन्नारगढ़ के एक मिशन स्कूल में असिस्टेंट मास्टर की हैसियत से वो मुलाजिम हो गए। ठीक है, 10th पास करने के बाद वो जॉब करने लगे। इसी ज़माने में अदब का बाकायदा मुताला शुरू किया। ठीक है, चिनार मिशन स्कूल के बाद जुलाई 1900 में बहराइच के ज़िले स्कूल में, ठीक है, बहराइच जहाँ आजकल दंगे चल रहे हैं आपने देखा होगा, है ना, तो बहराइच के जो स्कूल थे उसमें मास्टर की हैसियत से मुलाजिम हुए। ठीक है, इसी साल सितंबर में फर्स्ट ईस्ट इंडिया फर्स्ट एडिशनल मास्टर की हैसियत से उनका तबादला प्रतापगढ़ हो गया। ठीक है, वहाँ से वो कहाँ चले गए, प्रतापगढ़ चले गए। ठीक है, इसके बाद 1902 में तदरीस की बाकायदा तरबियत हासिल करने के लिए इलाहाबाद के ट्रेनिंग्स कॉलेज में दाखिला लिया, ताकि अच्छे से तालीम का मतलब इब्तिदा की जा सके, है ना, यानी पढ़ाया जा सके, तदरीस दर्स व तदरीस का यानी टीचिंग के लिए। ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट डिवीज़न में कामयाबी हासिल की। इसी ज़माने में उन्होंने हिंदी और उर्दू स्कॉलरशिप वर्नाकुलर का इम्तिहान भी पास कर लिया था। ठीक है, ट्रेनिंग के बाद 1904 में इलाहाबाद के एक मॉडल स्कूल में हेडमास्टर रहे। 1905 में कानपुर के ज़िला स्कूल में मास्टर की हैसियत से तकरीर हुआ। जून 1909 में महोबा ज़िला के हमरापुर यानी UP के लिए तबादला हो गया और तदरीस के बजाय स्कूल के मामले का काम सुपुर्द कर दिया गया। यानी कि ये उनकी तालीम के बारे में बोला जा रहा है कि किस किस तरह से उन्होंने तालीम हासिल की और किस किस तरह से उन्होंने जॉब्स वगैरह की। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में जब उनका UP में तबादला हो गया था, तो वहाँ पे अब स्कूल में तदरीस यानी पढ़ाते नहीं थे, बल्कि मामलात वाले जो काम होते हैं उनको सुपुर्द कर दिया गया था। महोबा के क़याम के दौरान 1916 में इंटरमीडिएट और 1919 में गोरखपुर के ज़माना क़याम में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पर तौर पर क्या करा आपका, अच्छा, प्राइवेट तौर पर जो डिस्टेंस से कॉरस्पॉन्डिंग से किया जाता है। ठीक है, BA भी उन्होंने कर लिया और BA का इम्तिहान भी पास कर लिया। अब देखिए, लिखा प्रेमचंद की पैदाइश कहाँ हुई थी, तो आपने अभी पढ़ा कहाँ हुई थी, बनारस के एक छोटे से गांव में हुई थी। ऑप्शन C इसका सही हो जाएगा। प्रेमचंद का असल नाम क्या था, ऑप्शन B हो जाएगा धनपत राय।
ठीक है। इसके बाद प्रेमचंद के दादा जो थे वो क्या थे, तो दादा पटवारी थे शायद, है ना। चलिए एक बार देखते हैं। हाँ, बाप मुंशी थे, दादा पटवारी थे। ये देखिए, ये लिखा है ना, उनके दादा जो थे वो पटवारी थे। ठीक है, उनके पापा जो थे वो मुंशी थे। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि प्रेमचंद इलाहाबाद के एक मॉडल स्कूल में कब हेडमास्टर हुए। तो देखिए ऊपर चलते हैं, यहाँ हम लोग देख के आते हैं कि वो हेडमास्टर कब हुए थे। ठीक है, तो देखिए इलाहाबाद के स्कूल में 1904 में वो हेडमास्टर हुए थे। ठीक है, आगे आ जाइए। ठीक है, 1904 इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। इसके बाद लिखते हैं प्रेमचंद ने प्राइवेट तौर पर बीए का इम्तिहान कहाँ से पास किया था। तो अभी आपने पढ़ा है अलीगढ़ वो सॉरी वहाँ से किया था ना, इलाहाबाद में, है ना। इलाहाबाद में वो थी आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, है ना। ये यहाँ से देखिए, ये रहा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। ठीक है, अब इसके बाद देखिए या तो आपको वो करना था या फिर आपको ये करना था। या का मतलब होता है दोनों में से कोई एक करना है। अब दूसरा सालेहा आबिद हुसैन के बारे में है कि उनका असली नाम क्या था, मुसद्दिक़ा फ़ातिमा था। वो पानीपत में पैदा हुई थी। उनका ताल्लुक़ खाली के ख़ानदान से था। ठीक है, उनकी शादी डॉक्टर आबिद हुसैन से हुई थी जो अपने ज़माने के मुमताज़ दानिश्वर थे। सालेहा आबिद हुसैन के अहम नावल यादों के चिराग, क़तरे से गौहर होने तक, अपनी अपनी सलीबें, सातवां आंगन और राह अमल है। उन्होंने अफ़साने भी लिखे हैं। उनके कुछ मजमूओं के नाम इस तरह हैं। ठीक है, नक्श अव्वल, साज़ हस्ती, दर्द दरमा। ठीक है, इसके बाद तीन चेहरे वगैरह लिखते हैं। सालेहा आबिद हुसैन ने बच्चों के लिए भी कहानियाँ और मज़ामीन लिखे हैं, जैसे सुनहरे बालों वाले, बच्चों का देश, है ना, बहार संद और बच्चों के अल्ताफ़ हुसैन हाली वगैरह उनकी। ठीक है, ये लिखे। इसके अलावा उनकी एक ख़ुद नविश्त भी है जिसका नाम है सिलसिला रोज़ो शब। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपका सालेहा आबिद हुसैन का असली नाम क्या था, मुसद्दिक़ा फ़ातिमा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल, यादों के चिराग क्या है। तो यादों के चिराग उनका यादों के चिराग नावल है। ठीक है, आगे आ जाइए। यहाँ लिखा है खुद नविश्त का क्या नाम है, तो सिलसिला रोज़ो शब नाम है। सालेहा आबिद हुसैन का ख़ानदान किससे था, हाली के ख़ानदान से ताल्लुक़ था उनका। ठीक है, हाली की पोती या शायद नातन थी वो। ठीक है, पोती थी शायद। ठीक है, इसके बाद देखिए नक्श अव्वल, साज़ हस्ती और तीन चेहरे, ये सब उनके क्या हैं, ये सब अफसानों के मजमूए हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। अब सवाल नंबर 2 है। इसमें भी आपको 2 इक़्तिबास दिए गए होंगे, दोनों में से कोई एक करना होगा। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है, देर से एक नासमझ बच्चा एक खिलौने के टूट जाने पर इस तरह से उदास बैठा है जैसे मैयत करीब रखी हो और मरने के बाद हर बात, ठीक है, मरने वाले की याद आती हो। जाने क्या ज़रा तवफ़्फ़ुक़ से सोच लेता है और रोता है, लेकिन इतनी खबर कहाँ उसको। ज़िंदगी के अजीब हाथों में ये भी मिट्टी का एक खिलौना है। ठीक है, क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि वो बच्चा जो है एक खिलौने के टूटने पर रो रहा है, लेकिन शायर उसे ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये एक छोटे से खिलौने के टूटने पर रो रहा है, जबकि ज़िंदगी भी हमारी क्या है, पूरी एक खिलौना है। ठीक है, बच्चा उदास क्यों है, क्योंकि उसका खिलौना क्या है, टूट गया है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला सवाल लिखा है, तौफ़ुक़ का मतलब क्या होता है। तौफ़ुक़ मतलब होता है वक्फ़े से, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के। ठीक है, जैसे बच्चे होते हैं ना, उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो पहले रोएंगे, फिर चुप हो जाएंगे, फिर उन्हें याद आएगा कि इसने मुझे ऐसे मारा था, फिर रोना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसे यहाँ लिखते हैं, टूटे खिलौने को किससे तशबीह दी गई है, मैयत से तशबीह दी गई है। ठीक है, शायर ने मिट्टी का खिलौना किसे कहा है, इंसान की ज़िंदगी को। ठीक है, बल्कि हम कहेंगे इंसान को मिट्टी का खिलौना का है, क्योंकि वो भी उसी तरह से टूट जाती है। ठीक है, ख़त्म हो जाती है। आगे देखिए लिखा है, बच्चा किस तरह उदास बैठा है, जैसे सामने क्या हो, मैयत पड़ी हो, है ना। तो इसका ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा। ठीक, अब फिर देखिए आपको दूसरा दिया है। अब या का मतलब हमेशा याद रखिए, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, जो आपको आसान लगे आप सिर्फ वही करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, सुख हो तो दिल खिल जाते हैं, दुख हो तो आंखें भर आती हैं, दुख सुख की दुनिया एक ही है, तफरीक धरी रह जाती है। ठीक है, पौधे तो हज़ारों होते हैं, टहनी की लचक तो एक सी ही है, वो तोप हो या परछम। ठीक हो, अच्छा सॉरी पूरब लिखा है, सॉरी है ना, वो पूरब हो या पश्चिम हो, फूलों की महक तो एक सी ही है। ठीक है, कहने का मतलब ये है
ये अलग बात है। देखिए अगर आपके पास आपको सुकून लाइफ में, आप भी खुश हैं, मेरी लाइफ में सुकून है, मैं भी खुश हूँ, है ना। आपकी लाइफ में कोई तकलीफ़ आती है तो आपकी आंखें भी भर जाती हैं, आप भी रोने लगते हैं। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे भी रोना आ जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, आप अपने घर में हैं, मैं अपने घर में हूँ, मैं कुछ और हूँ, आप कुछ और हैं, फिर भी खुशी में आप भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, है ना। गम में आपको भी तकलीफ़ हो रही है, मुझे भी तकलीफ़ हो रही है। तो कहने का मतलब ये है, दुख सुख कुछ भी हो, सबका एक सा ही है ना। यहाँ पे दुख सुख ये देख के नहीं आता कि आप अमीर हैं, मैं गरीब हूँ, ठीक है, या मैं पढ़ी लिखी हूँ, आप कम पढ़े लिखे, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी फीलिंग्स बराबर होती है। अगर खुशी है तो सब खुश होंगे, खुशी में कोई रोएगा नहीं बैठ के, ठीक है। और जब दुख और सुख आते हैं ना, तो सारी तफरीक़ें धरी रह जाती हैं, ठीक है। पौधे हज़ार हो सकते हैं, ठीक बात है, बहुत सारे पेड़ पौधे हो सकते हैं, लेकिन टहनियाँ तो सबकी एक सी हैं, टहनियों में तो सबकी एक सी लचक आती है। यानी हम मज़हब, धर्म, जाति, कास्ट, रंग बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन तकलीफ़, खुशी सबकी सेम ही होती है। अगर आप 100% मार्क्स लाएंगे तो आप भी खुश होंगे, मैं 100% मार्क्स लाऊंगी तो मैं भी खुश होंगी। ये नहीं है कि आप 100% ला के रोएंगे और मैं 100% ला के मिठाई बांटूंगी, है ना। खुशी का मतलब दोनों के लिए खुशी है, गम का मतलब दोनों के लिए गम है। तो इस चीज़ को यहाँ उन्होंने समझाने की कोशिश की है। मिसरा मुकम्मल कीजिए, ठीक है। लो, मिसरा तो लिखा ही नहीं है, मुकम्मल क्या करें, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा इसको। अगला देखिए सवाल यहाँ लिखा हुआ है, मिसरा मुकम्मल कीजिए। भर आती है, नम होती है, खिल जाती है, बंद हो जाती है। तो इसमें तो आपका ये था ना, भर आती है, ये नहीं है ना, भर आती है। खैर यहाँ जो है ना, ये मिसप्रिंट है ना। यहाँ पे लिखा होगा कुछ मिसरा, उसको मुकम्मल करना होगा। जैसे यहाँ देखिए लिखा है ना, इस तरह से। अच्छा, यहाँ लिखा है आग भराने के क्या मायने होते हैं। तो आग भराने का मतलब होता है रो देना, ठीक है। आगे देखिए लिखा है शायर के मुताबिक अगर सुख हो तो दिल क्या हो जाता है, तो दिल खिल जाता है, ठीक है। ऐसे ही ना ऊपर भी मिसरा होगा, वो मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। टहनी की लचक तो एक सी है, एक सी का मतलब क्या है, एक जैसी, ठीक है। एक सी मतलब एक जैसी। फिर यहाँ देखिए लिखा है शायर ने नज़्म के इस बंद में क्या पैगाम दिया है। तो इसमें पैगाम दिया है यकता का, ठीक है, कि हम लोग सब क्या है, हम लोग सब एक जैसे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 3 दिया है, ये आपके नसरी इक़्तिबास है जो आपकी किताब से ही लिए गए हैं, ठीक है। ये आपके दरसी इक़्तिबास है। जैसे यहाँ आप देखिए आपको लिखा है क़ुर्रतुल ऐन हैदर 20 जनवरी 1927 को अलीगढ़ में पैदा हुई। उनके वालिद सज्जाद हैदर यलदरम और वालदा नज़ीर सज्जाद हैदर दोनों ही उर्दू के अदीब थे। वालिद कहानियाँ लिखते थे और तर्जुमा करते थे। उनका ख़ानदान बहुत बड़ा था और इसमें पढ़ने लिखने की पुरानी रवायत थी। क़ुर्रतुल ऐन अपने भाई से कोई 10 साल छोटी थी और सबसे लाडली थी। क़ुर्रतुल ऐन का मतलब ही है आँखों की ठंडक, ठीक है। पढ़ने लिखने का शौक़ उन्हें बचपन से ही था। उन्होंने अपनी पहली कहानी भी चुहिया 11 बरस की उम्र में लिखी थी। क़ुर्रतुल ऐन ने स्कूली तालीम देहरादून में और आला तालीम लखनऊ में हासिल की। तारीख़ उनका पसंदीदा मौजू था। तक़सीम मुल्क के बाद वो अपने ख़ानदान के साथ पाकिस्तान चली गईं। वहाँ उन्होंने अपना मशहूर नावल आग का दरिया लिखा। ये नावल हमारी 2,500 बरस की तारीख़ पर फैला हुआ है और बिला आखिर वो दिल्ली मतलब वापस हिंदुस्तान आ गई थी और हिंदुस्तान आके उनका इंतकाल नोएडा में हुआ था, ठीक है। लिखते हैं क़ुर्रतुल ऐन हैदर कहाँ पैदा हुई थी। तो क़ुर्रतुल ऐन हैदर देखिए यहाँ अभी आपने पढ़ा है अलीगढ़ में पैदा हुई थी, ठीक है। टिक कर लीजिए। क़ुर्रतुल ऐन हैदर अपने भाई से कितने साल छोटी, अभी आपने पढ़ा 10 साल छोटी थी, 10 पे टिक कर लीजिए। क़ुर्रतुल ऐन हैदर का मतलब क्या होता है कि आँख की ठंडक, ठीक है। आगे आ जाइए, अगला सवाल लिखा है क़ुर्रतुल ऐन हैदर ने स्कूली तालीम कहाँ से हासिल की थी। तो देहरादून से, ठीक है। क़ुर्रतुल ऐन हैदर का जो पसंदीदा मौज़ू है वो क्या है, तारीख़ है। अब यहाँ फिर से देखिए दरसी इक़्तिबास में आपको दिया गया है तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया, कैसी ज़मीं बनाई, क्या आसमां बनाया, मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा उगाया, पहना के सब क़िल्लत उनको जवां बनाया, सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ए मेहरबा बनाया, ये प्यारी प्यारी चिड़ियाँ फिरती हैं जो चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह बनाया, हर चीज़ से है तेरी कारीगरी टपकती, ये कार खातूने कब राएगा बनाया, ठीक है। अब ये जो आपके शेर है कहाँ से लिया गया, आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है, ये हमद से लिया गया है।
अगला आते हैं, यहाँ लिखा है सब्ज़ लिबास पहनाकर किसको जमा बनाया है। किसको बनाया है, मिट्टी से बेल बूटों को, है ना। देखिए एक बार देखते हैं क्या लिखा है। मिट्टी से बेल बूटे क्या खुशनुमा हो गया। हाँ ठीक है, किसको बनाया है यहाँ पे, ज़मीन को। ठीक है, किसको बनाया है, ज़मीन को। अगला सवाल लिखा है हमें गर्मी और रोशनी किससे मिलती है, सूरज से मिलती है। नज़्म तस्बीह ख्वां किसे कहा जाता है, तो तस्बीह ख्वां कहते हैं, तस्बीह ख्वां किसे कहा गया है, तो चिड़ियों को कहा गया है, वही अल्लाह की तस्बीह ख्वानी कर रही है। नज़्म कारखाने से क्या मुराद है, कारखाने से मुराद दुनिया है। ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में भी आता है और वन वर्ड में भी रिपीट होता है कई बार, इसे देख लीजिएगा। ठीक है, कि तस्बीह कारखाने से क्या मुराद है, तो कारखाने से मुराद दुनिया है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आपको उन्वान दिए गए हैं, इसमें से किसी एक पे आपको लिखना है। स्कूल का सालाना जलसा लिखना है, या फिर कौमी त्यौहार लिखना है, या फिर सेहत और खेलकूद लिखना है। देखिए इसमें से ना मैंने मेरे ख्याल में कौमी त्यौहार पे और सेहत और खेलकूद पे तो अपलोड कर दिया है। स्कूल का शायद सालाना जलसा जो है वो रह गया है, वो भी इंशाल्लाह मैं आज या कल में अपलोड कर दूँगी आप लोग के लिए। ठीक है, बल्कि आज शाम तक ही इंशाल्लाह कर दूंगी, ताकि आप लोगों को कल पेपर में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कल आपका मॉर्निंग में ही पेपर होगा इंशाल्लाह। ठीक है, इसके अलावा सेक्शन तब्दील कराने के लिए दरख्वास्त, देखिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, फर्स्ट पेपर में भी मैंने आपसे यही कहा था, आज ये सेकंड सेट है, इसमें भी आपसे यही बात बोल रही हूँ कि 3 एप्लीकेशन बार बार आपसे पूछी जा रही है, या तो सेक्शन तब्दील की, या फ़ीस माफ़ी की, या शादी में शिरकत के लिए छुट्टी की। ठीक है, तो इसमें मैंने सारी अपलोड कर दी हैं, आप लोग एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उसमें बाकायदा तौर पे आपको एससी और मतलब एससी और पैराग्राफ की एक अलग है, जिसमें आपको सारे एसेज मिल जाएंगे, और एप्लीकेशन और लेटर की एक अलग है, जिसमें आपको सारे एप्लीकेशन और लेटर एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये शॉर्ट नोट्स जो हैं, जैसे मोहम्मद मुजीब की हालात ज़िंदगी पर लिखिए, या खुदा के नाम ख़त का खुलासा लिखिए। तो देखिए यहाँ पे ना आप देख लिया करिए कि कितने मार्क्स का है, जिस हिसाब से आपके मार्क्स हों उसी हिसाब से आप क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन मैंने अभी प्रीवियस वीडियो जो करवाए हैं उसमें ये सब करवाए हैं। ठीक है, तो आप एक बार जाके वहाँ से देखिए। मीर तक़ी मीर की हालात ज़िंदगी भी कराई है। ठीक है, ए शरीफ इंसानों में शायर क्या पैगाम देना चाहता है, ये भी कराया। वन शॉट रिवीजन एक बार देख लीजिए, उसमें ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में आधे पौन घंटे का आपका वन शॉट रिवीजन है, लेकिन उसमें पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, मैं वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ से एक बार देख लीजिए। ग्रामर की अगर हम बात करें तो लिखते किसी ख़ास शख्स, किसी ख़ास जगह या ख़ास चीज़ को क्या कहा जाता है। तो जब ख़ास चीज़ या ख़ास जगह है तो इसमें मारफा कहा जाता है उसे। ठीक है, आम को नकरा कहते हैं। ठीक है, अब ख़त की जमा क्या होगी, तो ख़त की जमा होगी खतूत। ठीक है, वैसे मकतूब भी हो सकता है, लेकिन हमेशा याद रखिए जब यहाँ ख़त है तो उसकी जमा खतूत ही होगा। ठीक है, मकतूब ख़त को कहते हैं, है ना, मकतूब जमा नहीं होगा, मकातिब जमा होगा उसका। ठीक है, यहाँ देखिए आपका लिखा हुआ है अरवाह। ठीक है, अरवाह का वाहिद होगा रूह। ठीक है, दुश्मन का मुतज़ाद, मुतज़ाद मतलब होता है उल्टा, तो दुश्मन का क्या हो जाएगा, दोस्त। ठीक है, आगे आ जाइए, यहाँ लिखा है लफ्ज़ आराम का मुतरादिफ। मुतरादिफ कहते हैं सिनोनिम्स, जो एक ही जैसी मतलब मीनिंग रखता हो। तो जब आपको मुतरादिफ लिखना है आराम का, तो आराम का क्या हो जाएगा, ऐशो आराम एक साथ आता है ना। ठीक, तकल्लुफ़ फतह या सलाह ये नहीं होगा। आगे लिखा है वो काम जो मौजूदा वक्त में हुआ हो उसे क्या कहते हैं। तो अभी हमने प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें ही ये चीज़ पढ़ी थी, प्रैक्टिस सेट 1 में, कि इस फ़ेल को आप 3 हिस्सों में बाँटते हैं ज़माने के लिहाज से, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तक़बिल और फ़ेल माज़ी। ठीक है, मैंने क्या बताया था, हाल जो प्रेजेंट टाइम में काम हो रहा है। ठीक है, मौजूदा ज़माने में, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। मुस्तक़बिल जो हम आने वाले टाइम में करेंगे, और माज़ी जो गुज़रे हुए कल में हम कर चुके हैं। ठीक है, अब यह देखिए कौन सा लफ्ज़ लाहिक़ा इस्तेमाल हुआ है। मैंने प्रीवियस वीडियो में फिर आपसे ये बात बोली थी कि लाहिक़ा कहाँ लगता है, पीछे लगता है। ठीक है, और साबका कहाँ लगता है, आगे। ठीक है, तो खुशगवार, बदज़बान, बदनुमा, है ना, ज़रूरतमंद, तो इसमें लास्ट में मंद लगा है। ठीक है, तो लायका हमेशा कहाँ लगता है, पीछे, तो ये क्या हो गया, यही आंसर हो गया हमारा, ज़रूरतमंद, क्योंकि इसमें मंद पीछे लगा है। बद, बद और खुश तीनों में आगे लगा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखिए ये सवाल वाले निशान जो आते हैं बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसे आप देखिएगा, ये निशान जो है ये सवालिया निशान है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फ़जाइया, तो फ़जाइया जो है इस तरह से होता है, और जो ख़ात्मे का होता है वो इस तरह से होता है, इसके नीचे डॉट होता है। ठीक है,
और इस तरह से सख्ता कॉमा वगैरह का होता है। अब देखिए लिखते हैं लाल किला। लाल किला क्या है? तो लाल किला कोई स्पेसिफिक है ना, आपने पढ़ा होगा। एक होता है आपका कॉमन नाउन, एक होता है आपका प्रॉपर नाउन। तो ये लाल किला जो है ये आपका क्या है? प्रॉपर नाउन है, तो इसमें ख़ास इसको कहते हैं। ठीक है, इस पे रमूज़ और औक़ाफ़ के बारे में बताया गया है। ठीक है, रमूज़ और औक़ाफ़ की एक अलामत ख़ात्मे का इस्तेमाल किया जाता है। तो कब किया जाता है? जुमले के आगाज़ में नून, दरमियान में नून, जुमले के दरमियान में नून। तो कब किया जाता है? जुमले के इख्तिताम पर, यानी ख़त्म होने पर। इख्तिताम मतलब क्या होता है? ख़त्म होना। अब देखिए यहाँ पे आपके मुहावरे हैं, इनको इस्तेमाल करना है। बोलबाला होना मतलब होता है जिसका ही चर्चा हो, है ना। और स्कूल में टॉप करने पर मेरा ही बोलबाला था। ठीक है, भेस बदलना, चोर को देखकर पुलिस ने पुलिस को देखकर चोर ने भेस बदल लिया, है ना। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ लिखना है मान रखना। मान रखना यानी इज्जत रखना। ठीक है, अल्लाह पाक ने मुझे पास करा के मेरा मान रख लिया, वरना तो मैं फेल हो जाती, क्योंकि मैं पढ़ाई तो करता नहीं हूँ, है ना। आगे देखिए यहाँ लिखा है पार उतरना। पार उतरना मतलब भी क्या होता है? किनारे लग जाना। ठीक है, कोई मुश्किल काम से पार हो जाना। तो कहते हैं ना अल्लाह पाक ने मेरी 10th पार करा दी। ठीक है, मेरी नाव पार लग गई। इसके बाद लिटरेचर का हिस्सा आएगा जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो देखिए यहाँ हर क्वेश्चन आपके 3 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के हैं, तो आप लिख सकते हैं। लिखा है अफसाना काट का घोड़ा में वज़ीर की बेचैनी का क्या सबब था? बताइए जल्दी से। सादत अली कैसा आदमी था? बताइए। ठीक है, आई टिकट किसे कहते हैं? जल्दी जल्दी बताइए। इंटरनेट से लिया गया। अच्छा, मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि शायद इंटरनेट आपका नहीं आ रहा है, तो बेटा वो मैंने चेक किया था, इंटरनेट आपका आ रहा है। ठीक है, तो वैसे ना मैं अभी आज दोपहर तक इंशाल्लाह आप लोग के लिए वन शॉट रिवीजन एक और डालूंगी, तो उसमें मैं आपको बता दूंगी कि सिलेबस क्या है, और उसके बाद जितने भी चैप्टर आपके आ रहे हैं ना, तो वो सारे चैप्टर्स भी उसमें अपलोड कर दूंगी। ठीक है, सबके क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ डिस्कस कर लूँगी, ताकि एक ही बार में आपका जो भी है सब अच्छे से रिवाइज़ हो जाए। ठीक है, तो देखना मत भूलिएगा, वो मैं इंशाल्लाह 2-2:30 बजे तक डाल दूँगी, तो आप लोग आराम से देख लीजिएगा। आगे आ जाइए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अब आपको अगला दिया गया है फिर से। ये सारे जवाब ना उसमें मैं आपको लिख के बताऊँगी, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम ने लिख के नहीं बताए। देखिए इसमें मैं आपको लिख के इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस करवाना चाह रही हूँ, ताकि मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप लोग खुद अपनी कॉपी और कलम लेके बैठें और देखें कि आप सही लिख पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, और इसके बाद इंशाल्लाह जो मैं आपका अभी वन शॉट रिवीजन कराऊंगी ना, उसमें आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि कितने आंसर आपके सही हैं, कितने गलत हैं। और जो वन शॉट रिवीजन मैं कराऊंगी ना, उसमें मैं आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी बताऊंगी, जो ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट होते हैं हर बार। ठीक है, तो वो देखना ना भूलें, आप लोग ज़रूर देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको फिर से सवाल हैं, 2 सवाल हैं, 1-1 नंबर के हैं, तो ये आप 1-1 लाइन में भी लिख सकते हैं। कर्नल से कारतूस मांगने वाला जो सवार था वो कौन था? बताइए। संस्कृत किस ज़बान की शाख है? जल्दी से बताइए। हिंद आर्याई की है ना। और ये आपके वज़ीर आगा थे। ठीक है, आगे आ जाइए, यहाँ पे देखिए लिखते हैं। इसके बाद ये 2-2 नंबर के 2 सवाल हैं। धरती की कोख बांझ होने से क्या मतलब है? कि जो आपकी मिट्टी है वो बंजर हो जाएगी, है ना, उससे पेड़ पौधे नहीं निकलेंगे। ठीक, इसके बाद देखिए पहाड़ ने अपनी बड़ाई में क्या कहा? उसने कहा कि मैं बहुत बड़ा हूँ, है ना। किससे कह रहा है? गिलहरी से कह रहा है। अब लिखते हैं ऐ शरीफ इंसानों के शायर कौन है? देखिए अभी फर्स्ट उसमें भी आया था, साहिल लुधियानवी हैं, और इसमें भी फिर पूछ लिया गया है। ठीक है, पहाड़ और गिलहरी में घमंड और गुरूर की बातें कौन करता है? तो पहाड़ करता है। नज़्म, नेकी और बदी के शायर कौन है? तो ये आपके नज़ीर अकबर आबादी हैं। ठीक है, इस तरह से ये आपका पूरा जो पेपर है ये फिनिश होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि कैसे आपका पेपर आने वाला है। ठीक है, यानी आपके 4 तो इक़्तिबास आएंगे, जो 2 दरसी होंगे और 2 गैर दरसी होंगे। उसके अलावा तकरीबन 8 सवाल आपके आएंगे एमसीक्यू के, और इसके अलावा एक आपकी एप्लीकेशन, एक आपका क्या बोलते हैं, एस्से। ठीक है, इसके अलावा कुछ आपके सवालात ऐसे वाले आएंगे जो यहाँ हैं, और फिर आपके कुछ मुहावरे वगैरह भी हैं जिन्हें आपको इस्तेमाल करना है। तो इस तरह का ये आपका पैटर्न है। अभी 2 पेपर और बचे हैं इंशाल्लाह, वो भी मैं जल्दी से जल्दी करवा देती हूँ। ठीक है, और वन शॉट रिवीजन देखना मत भूलिएगा, वो भी मैं तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब अपलोड कर दूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छे से पेपर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आप सबको। और पेपर देने से पहले ज़रूर, मतलब पेपर दे के जब आप आएंगे तो ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया है। ठीक है, चलिए तो ख़त्म करते हैं वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।